इटली का रहने वाला एक 5 साल का बच्चा, नाम था लेनार्डो नोतरबार्तोलो। हर क्लास में अव्वल दर्जे से पास होने वाला लेनार्डो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था, मगर साथ ही बचपन से उसमें एक बुरी आदत भी थी और वो आदत थी अलग अलग लोगों की जेब, घर और दुकान से चोरी करना। लेनार्डो दुकान में कोई सामान खरीदने जाता और पलक झपकते दुकानदार को चकमा देकर कोई चीज़ उठाकर ले आता। कभी स्कूल में बच्चों के पैसे चुरा लेता तो मौका मिलते ही टीचर्स की जेब पर भी हाथ साफ कर देता। हालांकि इस हरकत की वजह से कई बार वो अपने माता पिता से मार भी खाता, मगर उसकी आदत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। लेनार्डो को चोरी करने में अब मज़ा आने लगा था। चोरी लेनार्डो के लिए एक नशा बन चुका था। लेनार्डो स्कूल से अब कॉलेज पहुंचता है। कॉलेज में भी वो कई चोरियां करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, चोरी करने में वो और पुख्ता हो रहा था और आखिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर उसने चोरी को ही अपना पेशा बना लिया। पर यह बात किसी को कहाँ पता थी कि गली मोहल्ले में छोटी मोटी चोरी करने वाला लेनार्डो इस सदी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देगा और डकैती ही सही पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। लेनार्डो कॉलेज से निकलने के बाद सोचता है कि अब कुछ बड़ा हाथ मारा जाए। अब उसने पैसे वगैरह छोड़कर ज्वेलरी चुराना शुरू किया। वो अपने शहर के अलग अलग ज्वेलरी शॉप की रैकी करता, दिन में ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचता, अच्छी तरह हर चीज़ का मुआयना करता और फिर रात को दुकान पहुंचकर हाथ साफ कर देता। लेनार्डो चोरी में पूरी तरह एक्सपर्ट बन चुका था। हालांकि इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी वो कभी पकड़ा नहीं गया और उसके पीछे कुछ वजह थी। वो चोरी की घटना को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया करता था। वो जिस चीज़ को चुराता था उसे बेचने में बड़ी एहतियात बरतता था। यानी वो चोरी किया हुआ माल हर किसी से नहीं बेच देता था, बल्कि उसके 2-3 खास ग्राहक थे और वो उन्हीं लोगों से चोरी का माल बेचा करता था। लियोनार्डो के मुताबिक ज़्यादातर लोग चोरी करते नहीं, बल्कि चोरी का माल गलत जगह बेचने की वजह से पकड़े जाते हैं। इसी दरमियान लियोनार्डो को पता चलता है कि बेल्जियम में एक बहुत बड़ा डायमंड सेंटर है, जहां डायमंड का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। बेल्जियम के इस हीरा मंडी में सैकड़ों बिजनेसमैन पहुंचते हैं। इस मंडी में तराशे और बिना तराशे हर तरह के हीरे पहुंचते हैं। हीरे के अलावा यहाँ सोने और चांदी के कारोबार भी होते हैं। इस मंडी का नाम है एंटवर्प डायमंड सेंटर, जहाँ रोज़ अरबों खरबों में हीरे की डील होती है। इस डायमंड सेंटर के बारे में जानने के बाद लियोनार्डो के मन में लालच पैदा होता है। लियोनार्डो इरादा बनाता है कि बेल्जियम के इस हीरा मंडी में चोरी करेगा और इसी इरादे से वो इटली से बेल्जियम पहुंच जाता है। बेल्जियम पहुंचने के बाद वो इस हीरा मंडी के बारे में जानकारियां इकट्ठी करना शुरू करता है। लियोनार्डो को पता चलता है कि इस डायमंड सेंटर की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है और यहाँ चोरी करना तो बहुत दूर, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दरअसल ये डायमंड सेंटर ज़मीन के नीचे एक 2 मंजिला इमारत के रूप में बनाई गई थी। इस मकान के अंदर एक तिजोरी थी। इसी तिजोरी में तमाम हीरे वगैरह रखे जाते थे। इस मकान के अंदर एंट्री के लिए कुछ नियम और कानून थे। इस हीरा मंडी में वही शख्स दाखिल हो सकता है जो यहाँ अपनी दुकान खोलना चाहता हो और यहाँ दुकान खोलने के लिए एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। इसके अलावा इस मकान के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे। इस मकान में दाखिल होने वाला अपने साथ मोबाइल या फिर कोई भी कैमरा नहीं ले जा सकता। वो इसलिए ताकि कोई भी शख्स इस तिजोरी की फ़ोटो या वीडियो बनाकर बाद में रिसर्च और इसे खोलने की कोशिश न करे। इस तिजोरी के बाहर एक दीवार बनाई गई थी जो कि स्टील की थी। ये दीवार इतनी मजबूत और मोटी थी कि अगर कोई इसे ड्रिल करके तिजोरी तक पहुंचना चाहे तो सिर्फ इस दीवार को काटने में 8 घंटे लगेंगे। और जाहिर सी बात है, कोई भी चोर इतना बेवकूफ़ नहीं जो चोरी करने के लिए 8 घंटे तक दीवार को काटता रहे। इसके अलावा इस स्टील की दीवार पर कुछ कोड लगे थे जिसे डिकोड करने के बाद ही कोई इसे खोल सकता था और इस कोड को हर हफ्ते बदल भी दिया जाता था ताकि इसे कोई हैक न करे। अगर किसी ने स्टील का दरवाज़ा खोल भी लिया फिर भी वो तिजोरी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आगे एक और दरवाज़ा है जिस दरवाजे की चाबी 1 फुट की है। इसके अलावा तिजोरी के पास सीसीटीवी कैमरे, सेंसर और आदमी की बॉडी टेम्परेचर को भांपकर बजने वाले अलार्म भी लगे थे। इसके अलावा इस बिल्डिंग में जगह जगह बंदूकधारी गार्ड भी थे जिन्हें ज़रा सी गड़बड़ होने पर शूट करने का फुल ऑर्डर था। मतलब इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि यहाँ चोरी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लियोनार्डो ने धीरे धीरे जानकारियाँ इकट्ठी करना शुरू किया। कहते हैं कि इस बिल्डिंग के बाहर एक कॉफ़ी शॉप था जहां लोग बैठकर कॉफ़ी पीते और इस बिल्डिंग में कौन आता है और कौन जाता है उसे भी आसानी से देख लेते। लियोनार्डो भी इस कॉफ़ी शॉप पर आकर घंटों बैठता और इस बिल्डिंग में आने जाने वाले शख्स पर नज़र रखता। करीब महीनों तक वह इस कॉफ़ी शॉप पर आता रहा और लोगों से इस बिल्डिंग के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। फिर उसे पता चला कि इस बिल्डिंग में वही शख्स जा सकता है जो एक व्यापारी हो और बिल्डिंग में अपनी दुकान खोलना चाहता हो।
अब लियोनार्दो सोचता है कि अगर यहाँ चोरी करना है तो बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ेगा। लियोनार्दो मन बनाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर वो अपनी दुकान खोलेगा। लियोनार्दो के पास पैसे की कमी थी नहीं। वो बिल्डिंग में एक इटालियन व्यापारी बनकर दाखिल होता है, बिल्डिंग के ऑनर से बात करता है और फिर किराए पर एक दुकान लेता है। अब लियोनार्दो सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचता, बिल्डिंग में मौजूद दूसरे लोगों से बात कर जानकारियां लेता और फिर शाम को घर वापस आ जाता। करीब महीने भर उसका यही रूटीन रहा। इस बिल्डिंग में जिन लोगों का शॉप होता था वो इस बिल्डिंग में कहीं भी आ जा सकते थे। लियोनार्दो ने भी बिल्डिंग का अच्छी तरह मुआयना किया। लियोनार्दो घूमते हुए नीचे बेसमेंट तक पहुंच गया। उसने वो स्टील का दरवाज़ा भी देखा जिसके अंदर मौजूद तिजोरी में हीरे रखे जाते थे। उसने सीसीटीवी कैमरे, सेंसर और वहां लगे अलार्म भी देखे, लेकिन इन चीज़ों को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि कोई भी आदमी आसानी से इसे समझ नहीं पाता। लियोनार्दो सोचता है कि अगर यहाँ चोरी करना है तो सिर्फ घूमने भर से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। लियोनार्दो शुरू से ही शर्ट और पैंट पहनकर ऑफिस जाता था और उसकी शर्ट की जेब में एक पेन ज़रूर होता था और ये पेन उसकी साजिश का बड़ा हिस्सा था। दरअसल लियोनार्दो के लिए तिजोरी की बनावट और वहाँ के नक्शे के बारे में समझना एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उसे तिजोरी के पास घंटों खड़ा होना पड़ता, जिसकी इजाज़त किसी भी आदमी को थी नहीं। यानी बिल्डिंग में मौजूद व्यापारी तिजोरी को देख तो सकता है मगर वहां खड़े होकर उसे घूर नहीं सकता। अब लियोनार्दो ने मार्केट से एक कैमरे वाला पेन खरीदा जिसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। अब वो नॉर्मल पेन की जगह कैमरे वाला पेन अपनी शर्ट में लगाकर बिल्डिंग में जाता। चूँकि उसे इस बिल्डिंग में दुकान लिए काफ़ी वक्त भी बीत चुके थे, बिल्डिंग का हर बंदा उसे अच्छी तरह पहचानता भी था और वो शुरू से अपनी शर्ट की जेब में पेन डालकर आता भी था, इसीलिए लियोनार्दो पर किसी को शक नहीं होता। अब लियोनार्दो उस बिल्डिंग की वीडियो बनाता, शाम को घर जाने के बाद उसे देखता और समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे वो बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारियां जुटा चुका था। अब उसे ज़रूरत थी तिजोरी और उसमें लगे कोड के बारे में जानने की। एक रोज़ शाम को लियोनार्दो तिजोरी के पास पहुंचता है और तिजोरी के सामने वाली दीवार पर किसी तरह कैमरे वाले पेन को छुपा देता है। अगले रोज़ शाम को वो चुपके से पेन उठाता है और घर पहुंचकर उसमें रिकॉर्ड वीडियो को बार बार देखता है। साथ ही कैमरे में वो कोड भी कैद हो चुका था जिस कोड का इस्तेमाल तिजोरी खोलने के लिए किया जाता था। लेकिन सारी चीज़ों को देखने के बाद उसे यकीन हो चुका था कि यह काम किसी अकेले बंदे का नहीं, यहाँ चोरी करने के लिए कई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और यहीं से वो चोरी की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। लियोनार्दो एक एक कर 4 ऐसे लोगों से मिलता है जो अलग अलग कामों में एक्सपर्ट हो। लियोनार्दो उन चारों के नाम भी कोड वर्ड में रखता है। उसमें पहले शख्स का नाम रखता है द मॉन्स्टर। द मॉन्स्टर शारीरिक तौर पर काफ़ी हट्टा कट्टा और मजबूत था। इसके अलावा अच्छी ड्राइविंग भी कर लेता था। ताले वगैरह के बारे में भी उसे थोड़ी बहुत जानकारी थी। इनमें का दूसरा शख्स होता है स्पिरिडी। स्पिरिडी एक बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन होता है। साथ ही अलार्म वगैरह के बारे में भी उसे जानकारी होती है, यानी कैसे किसी भी अलार्म को ख़राब या बंद करना है। तीसरे शख्स का नाम रखता है द जीनियस। द जीनियस का काम था सेंसर को ख़राब करना। चौथे शख्स का नाम होता है द किंग ऑफ की, यानी चाबियों का राजा। दुनिया का कोई भी ऐसा ताला नहीं जिसे किंग ऑफ की खोल न सके। 4 लोगों से मिलने के बाद लियोनार्दो को ज़रूरत थी एक 5वें शख्स की जो हर तरह की तिजोरियां बनाने में एक्सपर्ट हो, और उसे तिजोरी एक्सपर्ट भी मिल जाता है। लियोनार्दो कैमरे वाले पेन में कैद फोटो और वीडियो तिजोरी एक्सपर्ट को दिखाता है और कहता है तुम्हें हूबहू ऐसे ही तिजोरी बनाने हैं। एक बड़े से गोडाउन में एंटवर्प डायमंड सेंटर में रखे तिजोरी की तरह एक तिजोरी बनाई जाती है। साथ ही एक स्टील की मोटी दीवार और 1 फीट लंबी चाबी भी बनाई जाती है। जब लियोनार्दो इस तिजोरी को देखता है तो उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि गोडाउन में बनाई गई तिजोरी हूबहू डायमंड सेंटर में रखे तिजोरी जैसी थी। लियोनार्दो इन 4 महारथियों से कहता है कि तुम इनके साथ खेल करो, यानी तुम कितनी जल्दी इसे खोल सकते हो। चारों एक्सपर्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद बड़ी ही आसानी के साथ तिजोरी को खोल लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को करते हुए पूरे 3 साल बीत जाते हैं और अब बारी थी डायमंड सेंटर में चोरी करने की। कहते हैं कि इस डायमंड सेंटर में जो गार्ड हुआ करते थे उनमें से अक्सर यहूदी थे। हफ्ते में 5 रोज़ यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त होती थी, मगर सैटरडे संडे यहाँ के यहूदी गार्ड प्रेयर वगैरह में लग जाते थे और यही वजह है इन 2 दिनों में बहुत कम ही गार्ड ड्यूटी पर होते थे। हालांकि इनके ड्यूटी पर न होने की वजह से डायमंड सेंटर अनसिक्योर नहीं हो जाता। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्टील की मोटी दीवार, इस पर लगे कोड, 1 फीट लंबी चाबी, अलग अलग तरह के अलार्म और सेंसर वगैरह 24 घंटे एक्टिव रहते थे, जिसकी वजह से चोरी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लियोनार्दो इस चोरी के लिए सैटरडे की रात चुनता है ताकि डायमंड सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की तादाद कम हो।
15 फरवरी 2003 सैटरडे की रात को ये सभी लोग इस सदी की सबसे बड़ी चोरी के लिए निकलते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 4 लोगों को घुसना था, जबकि लियोनार्दो को बिल्डिंग के बाहर ही कार में बैठकर इंतजार करना था। चूंकि इस बिल्डिंग के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो डायरेक्ट इस बिल्डिंग में दाखिल होना पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले चारों डायमंड सेंटर के सामने वाली बिल्डिंग पर चढ़ते हैं और फिर एक पाइप के जरिए डायमंड सेंटर के ऊपर वाली बालकोनी तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें अंदर दाखिल होना था, लेकिन अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और अलार्म लगे थे, इसीलिए उन्हें बिल्डिंग के अंदर की सारी लाइटें बंद करनी थी और इस पूरी घटना को उन्हें अंधेरे में अंजाम देना था। हालांकि ऑलरेडी उन्होंने पहले से प्रैक्टिस भी कर रखी थी। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते एक लाइट बंद करते जाते, साथ ही सेंसर और अलार्म भी बंद कर देते। हालांकि सेंसर और अलार्म उन्हें अंधेरे में ही बंद करना था और इन चीज़ों को अपनी बॉडी से दूरी बनाए भी रखना था, ताकि बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करके ये बजने न लगे। खैर धीरे धीरे ये चारों उस तिजोरी तक पहुंच जाते हैं। द किंग ऑफ की तिजोरी के ताले और लॉक खोलता है। दूसरा बंदा अलार्म और सेंसर को बंद करता है और अब इनकी एंट्री होती है उस कमरे में जहाँ कई तिजोरियाँ रखी हुई थी। एक एक कर ये कई तिजोरियों के ताले खोलते हैं और अपने साथ लाए बैग में ये हीरे और गोल्ड भर लेते हैं और फिर उसी बिल्डिंग की छत से ये सभी बाहर निकल जाते हैं। इस चोरी को अंजाम देने में उन्हें पूरे 1 घंटे लगे थे। बिल्डिंग के बाहर लियोनार्दो पहले ही से गाड़ी में बैठा हुआ था। ये चारों भी कार में चढ़ जाते हैं और वहां से एक सुनसान हाईवे की तरफ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले ये सभी एक कैफे में जाते हैं। सभी सैंडविच खरीदते हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। इस सैंडविच का बिल लियोनार्दो अदा करता है और उसी के नाम से ये बिल बनाया भी जाता है। हाईवे पर एक सुनसान जगह ये अपनी गाड़ी रोकते हैं और फिर तय होता है कि जिस कपड़े को पहनकर इन्होंने चोरी किया है, जो मास्क इन्होंने चेहरे पर लगाए थे, उन सभी को जला दिया जाए ताकि इनके खिलाफ कोई सबूत बाकी न रहे। कहते हैं कि 4 लोगों ने अपने तमाम कपड़े और मास्क वगैरह जला दिए, लेकिन इनमें का 5वां शख्स थोड़ा घबराया हुआ था। चारों ने कहा तुम जल्दी से अपने कपड़े जलाकर यहाँ से निकल जाना, मगर डर के मारे न उसने सही तौर पर अपने कपड़े जलाए और न पूरा सैंडविच खाया, बल्कि आधा सैंडविच वहीं छोड़कर वहाँ से भाग निकला। अगली सुबह जब पता चला कि एंटवर्प डायमंड सेंटर में चोरी हुई है, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। इन लोगों ने 1 घंटे में 8 अरब के डायमंड और गोल्ड चुराए थे। जगह जगह तलाशी शुरू हुई। सीसीटीवी कैमरे में लियोनार्दो की कार कैद हो चुकी थी। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया। फिर पुलिस उस कैफे तक पहुंची जहां इन्होंने सैंडविच खाया था। लियोनार्दो के नाम का बिल देखा। कैफे मैनेजर की मदद से पुलिस उस जगह पहुंची जहां इन्होंने कपड़े वगैरह जलाए थे। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि चोरी इन्हीं लोगों ने की है। पुलिस ने लियोनार्दो के घर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। काफ़ी पूछताछ के बाद भी लियोनार्दो ने अपना मुंह नहीं खोला। लियोनार्दो ने यह कभी नहीं बताया कि वो 4 लोग कौन थे। कोर्ट ने लियोनार्दो को 10 साल की सज़ा सुनाई। सज़ा काटने के बाद लियोनार्दो जेल से बाहर आ गया, लेकिन इन 10 साल में भी उसने चारों का नाम नहीं बताया। 8 अरब के जो हीरे और गोल्ड चोरी हुए थे, उसका कुछ % ही पुलिस बरामद कर पाई। बाकी के हीरे और गोल्ड कहाँ गए, ये किसी को नहीं पता। जेल से बाहर आने के बाद लियोनार्दो ने उन सभी के नाम तो ज़रूर बताए, मगर उनके असली नाम नहीं, बल्कि यही द जीनियस, द मॉन्स्टर, स्पीडी और द किंग ऑफ की। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद लियोनार्दो ने एक और खुलासा किया। जब उससे पूछा गया कि तुमने 8 अरब के हीरे चुराए थे, तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। लियोनार्दो के मुताबिक उसने अपनी मर्जी से चोरी नहीं किया, बल्कि इसी डायमंड सेंटर में काम करने वाले एक बड़े बिजनेसमैन के कहने पर उसने चोरी की थी, जो कि 18 से 20 मिलियन के हीरे और गोल्ड थे। दरअसल वो बिजनेसमैन चोरी कराकर इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम वसूल करना चाहता था। हालांकि इस बात की सच्चाई कभी सामने नहीं आई कि लियोनार्दो सच कह रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस सदी की हीरे की सबसे बड़ी चोरी की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।